Hello everyone, I hope all are feeling well. In this video, we will learn about the chapter of 9 of class 9th as movements. In this chapter, it goes to chapter 4. Here we explain about in the Hindi, in the kingdom of fools, summary in Hindi. मूर्ख का राजा यानी कि जो क्लास 9th की इंग्लिश की बुक्स है उसका जो मूवमेंट्स है, मूवमेंट्स की चैप्टर 4 के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसका पूरा हिंदी सारांश को एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। मूर्ख का राजा, मूर्ख के राजा में राजा और मंत्री मूर्ख थे। उन्होंने सभी चीज़ों को उल्टा करने का आदेश दिया। उन्होंने रात को दिन और दिन को रात बदलने का फैसला किया। उन्होंने लोगों को आदेश दिया कि दिन का काम रात में करे और दिन में सोएं। कोई भी आदेश का पालन नहीं करते पाया गया तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। अतः लोगों ने डर की वजह से वही किया जो उनको करने के लिए कहा गया। इससे राजा और मंत्री आनंदित हो गए। एक गुरु और चेला शहर को देखते हैं। एक बार एक गुरु और उसका चेला शहर में आए। दिन के समय उन्होंने प्रत्येक को सोते हुए पाया। कोई कार्य नहीं हो रहा था। इससे वे आश्चर्यचकित हो गए। वे शाम तक घूमते रहे। तब लोग जागे। उन्होंने अपने रात के कार्य करने शुरू कर दिए। अब वो दोनों भूखे हो गए। उन्होंने कुछ खाद्य पदार्थ खरीदे। सभी चीज़ों का मूल्य एक समान था, एक डड्डू। इससे वे आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। गुरु ने महसूस किया कि वास्तव में यह मूर्खों का राज्य है। गुरु शहर छोड़ता था परंतु चेला वहीं रहता था। गुरु ने मूर्खों के शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने चेले को भी वहाँ जगह छोड़ने को कहा, परंतु चेला सस्ते खाने की वजह से ऐसा नहीं करना चाहता। गुरु ने चेले को सलाह दी कि मूर्खों के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, परंतु चेले ने कोई चिंता नहीं की। वह वहीं रह गया। समय बीतता चला गया। चेले ने भरपेट खाया। परिणाम स्वरूप वो बहुत मोटा हो गया। एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाता। एक दिन एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाई। वह चोराई हुई वस्तु को बाहर ले जा रहा। तभी पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई और उसी समय मर गया। चोर के भाई ने उसकी मृत्यु की शिकायत राजा की। उसने अपने भाई की मृत्यु का दोष मकान मालिक पर लगाया। मकान मालिक को बुलाया जाता है। राजा ने दोषी को सुना। उसने उसे चोर की मृत्यु का दोषी करार दिया, परंतु मालिक ने कहा कि वह निर्दोष है। उसने कहा कि जिस आदमी ने दीवार बनाई वह जिम्मेदार है। उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई। राजा ने ईंट लगाने वाले राजगीर को बुलाने के पास राजा ईंट लगाने वाले राजगीर को बुलाता है। राजा ईंट लगाने वाले से पूछता है कि क्या दीवार उसने बनाई। वो उसे चोर को मारने का दोषी करार देता है। इससे पहले कि राजा उसकी मौत का आदेश देता, राजगीर ने अपने निर्देश होने की वकालत की। उसने राजा को बताया कि वह दीवार बनाते समय अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाया। वह नाचने वाली लड़की गली में इधर उधर घूमती थी, इसलिए वह इसके लिए जिम्मेदार थी। नाचने वाली लड़की को बुलाया जाता है। राजा ने नाचने वाली लड़की को चोर को मारने का दोषी करार दिया। नाचने वाली लड़की ने कहा कि इसके लिए सुनार जिम्मेदार है। उसने उसे कुछ सोना दिया था। उसने उसके लिए कुछ गहने बनाए थे। वह सुस्त था। उसने गहने जल्दी नहीं बनाए थे, इसलिए उसे गली में आना जाना पड़ा। यह सुनार का कसूर था। सुनार और उसकी प्रार्थना। राजा ने अब सुनार को बुलाने का आदेश दिया। सुनार ने उत्तर दिया कि अमीर आदमी के घर में शादी थी, उसके लिए गहने बनाने थे, इसलिए वो नाचने वाली लड़की के गहने बनाने का काम समय पर समाप्त नहीं कर सका। अमीर आदमी को राजा के सामने बुलाया जाता है। राजा ने अमीर आदमी को हत्यारा घोषित कर दिया। वह उस घर का मालिक भी था, परंतु उसने कहा कि गहने का आदेश उसके पिता ने दिया था। राजा ने अपने मंत्री को सलाह लिया। उसने फैसला किया कि मालिक को उसके पिता के स्थान पर सजा दिया। राजा ने मालिक के मरने के लिए नया फंदा तैयार किया जाता है, परंतु मालिक बहुत पतला था, उसे फांसी नहीं दी जा सकती। राजा इसके बारे में चिंतित था। तब उसने फांसी के योग्य आदमी को ढूंढने का आदेश दिया। वह फांसी दे देनी चाहिए। चेला मुसीबत में चेला फंदे के योग्य पाए तो उसे फांसी के स्थान पर लाएगा। चेले ने अब अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद किए। उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। गुरु के पास भूत और भविष्य को देखने की जादुई शक्ति है। उसने सभी कुछ देखा। वह एकदम अपने चेले को बचाने के लिए पहुंचा। उसने अपने चेले को दबी आवाज़ में कुछ कहा। चेला इसे समझ गया। गुरु की अपनी चेले को बचाने के लिए गुरु और चेले ने अब लड़ना शुरू कर दिया। गुरु पहले मरना चाहता। राजा ने गुरु से पूछा वो मरना क्यों चाहता है। गुरु ने राजा के कान में बताया कि उनका शहर अनोखा है। वह न्याय के देवता का फायदा था। यह फायदा नया था। यह पहले कभी अपराधियों का प्रयोग नहीं किया गया। जो इस पर मरेगा वह राजा के रूप में जन्म लेगा। जो उसके पश्चात मरेगा वो मंत्री के रूप में लेगा। राजा मरने का निर्णय लेता है। राजा ने सारे केस के बारे में सोचा। वह अपने अगले जन्म में भी राज्य नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपने मंत्री से बात की। राजा ने कहा कि वे खुद को फांसी लगाएंगे। इस तरह से वे अगले जन्म में दोबारा राज्य और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। राजा और मंत्री छिपकर जेल गए। उन्होंने गुरु और चेले को रिहा कर दिया। उन्होंने उनके स्थान ले लिए, इसलिए वे फायदे पर ले गए और उन्हें फांसी दे दी।
गुरु और चेला, राजा और मंत्री जाते हैं। राजा और मंत्री के 100 नीचे उतारा गया। लोगों ने उनकी मृत्यु पर शोक मनाया। उन्होंने राज्य के भविष्य के बारे में बातचीत की। अचानक कुछ लोगों ने गुरु और चेले के बारे में सोचा हुए छिपकर शहर छोड़ रहे थे। लोगों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन्हें अपना नया राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने एक शर्त लगाई कि यह सभी पुराने कानूनों को बदलने में बारी थी। इसलिए उन्होंने कानून बदल दिए और ऐसे करके राज्य के सारे लोग फिर से शांति और खुशहाली की जीवन जीने लगे। अगर पूरी स्टोरी की सारांश समरी देखी जाए तो यही है शॉर्ट में। और आपको कैसी लगी ये स्टोरी? क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं तो उसमें काफ़ी बेनिफिशियल्स होगी आप सभी के लिए। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।